महाराष्ट्र की राजधानी पूना के कात्रांज गांव की सड़क पर चल रहे उस बूढ़े को जिसने भी देखा, डर से उसका शरीर सिहर उठा। इसकी वजह यह थी कि उसके एक हाथ में खून में डूबी कुल्हाड़ी थी तो दूसरे हाथ में एक महिला का सिर, जिससे उस समय भी खून टपक रहा था। वह तेजी से थाना भारती विद्यापीठ की ओर चला जा रहा था। बूढ़े को उस हालत में जाते देख कुछ लोग मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। वह थाना भारती विद्यापीठ के पास स्थित चौराहे पर पहुंचा तो चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उनकी हिम्मत उस बूढ़े के करीब जाने की नहीं हुई। इसकी वजह यह थी उस समय वह बूढ़ा जिस हालत में था उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था। ट्रैफिक पुलिस उसे समझा बुझाकर खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रही थी कि थाना भारती विद्यापीठ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय, हेड कांस्टेबल राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार वहां पहुंच गए। संजय ने उसके करीब जाकर विनम्रता से उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी और सिर को जमीन पर रखने को कहा तो उसने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दी लेकिन सिर नहीं रखा। वह सिर को ले जाकर तालाब में फेंकना चाहता था। काफी कोशिश के बाद भी जब बूढ़ा नहीं माना तो पुलिस ने कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर उसे दबोच लिया और थाने ले आई। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम यशपाल उर्फ रामू बताया। उसने जो सिर ले रखा था वह उसकी पत्नी सरिता का था। पत्नी की हत्या करके वह उसका सिर काट कर तालाब में फेंकने जा रहा था। थाना भारती विद्यापीठ के थाना प्रभारी सीनियर इंस्पेक्टर संजय को भी सूचना दे दी गई थी। वह तुरंत थाने आ गए और यशपाल से सरसरी तौर पर पूछताछ करके उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद वह संजय, इंस्पेक्टर श्रीकांत सिंधे, पुलिस नायक राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार और असिस्टेंट इंस्पेक्टर राहुल गौंड के अलावा पत्नी के सिर काट कर हत्या करने वाले यशपाल को साथ लेकर उसके घर जा पहुंचे। यशपाल कात्रांज गांव में सुखसागर एशियन सोसाइटी के सामने ओसवाल बिल्डिंग के एक खाली पड़े प्लॉट के कोने में बने छोटे से मकान में रहता था। पुलिस के पहुंचने तक वहां काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस उन्हें हटाकर मकान के पास पहुंची तो 3 कमरों के उस मकान का मुख्य दरवाजा खुला था। मकान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आगे वाले कमरे में सरिता की सिर कटी लाश 4 टुकड़ों में बटी पड़ी थी। उसके आसपास खून ही खून फैला था। वहां का दृश्य बड़ा डरावना लग रहा था। उसके सामने जो कमरा था उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। पुलिस ने उसे खोला तो पता चला कि यशपाल ने बहू और उसके बच्चों को हत्या से पहले उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। संजय अभियुक्त यशपाल की बहू से घटना के बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुधाकर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आत्माचरण सिंधे भी आ पहुंचे। इनके साथ प्रेस, फोटोग्राफर और ब्यूरो की टीम भी थी। इन लोगों का काम निपट गया तो पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए पूना ससून डाक अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर यशपाल से विस्तार से की गई पूछताछ में सरिता की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। 63 वर्षीय यशपाल मूल रूप से कर्नाटक के जिला गुलबर्गा का रहने वाला था। उसके पिता शिवपुरा गांव के सीधे साधे गरीब किसान थे। गरीबी की ही वजह से यशपाल पढ़ नहीं पाया। बचपन से लेकर जवान होने तक उसने पिता के साथ काम किया। लगभग 40 साल पहले उसकी शादी हुई तो पत्नी सरिता को लेकर वह रोजी रोटी की तलाश में पूना आ गया। पूना शहर में कुछ दिनों तक वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन जब उसे ओसवाल बिल्डर के यहाँ
वॉचमैन की नौकरी मिल गई तो उसके जीवन में ठहराव आ गया। बिल्डर की ओर से रहने के लिए उसे एक छोटा सा मकान भी मिल गया था। उसी मकान में वह पत्नी के साथ रहने लगा। वहीं उसके 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे वे शादी लायक होते गए वह उनकी शादियां कराता गया। अब तक उसकी दोनों बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी गुलबर्गा में ब्याही है तो छोटी मुंबई में। बड़े बेटे राजेश की भी शादी हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। राजेश पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ पिता के साथ ही रहता था। उससे छोटे उमेश की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों की बढ़िया नौकरी थी। समय पंखा लगाकर अपनी गति से बीतता रहा। यशपाल और सरिता उम्र के ढलाव पर पहुंच चुके थे। सरिता वैसे तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था। न जाने क्यों वह छोटे दामाद को कुछ ज्यादा ही मानती थी। वह जब भी उसके यहाँ आता वह उसकी सेवा में लग जाती। उसका ध्यान सब बच्चों से ज्यादा रखती। उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती। उससे बातें भी खूब करती। जबकि यशपाल को ये सब जरा भी पसंद नहीं था। उसने इसके लिए सरिता को न जाने कितनी बार समझाया और मना किया, लेकिन बेटी और दामाद की ममता में वह कुछ इस तरह खोई थी कि मानी ही नहीं। वह बेटी और दामाद से फोन पर भी लंबी लंबी बातें करती थी। कई बार समझाने और मना करने पर भी जब सरिता नहीं मानी तो यशपाल के मन में दामाद और पत्नी को लेकर शक होने लगा। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगे। उसे पत्नी पर से भरोसा उठने लगा। दिमाग में संदेह का जहर भरा तो उसे पत्नी से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी सरिता और दामाद के बीच गलत संबंध है, जबकि सरिता उसके दामाद के बीच वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों का चरित्र साफ था, लेकिन अगर किसी को संदेह हो जाए तो उसका इलाज ही क्या है। इसी संदेह की वजह से सरिता और यशपाल में पति पत्नी जैसा मधुर संबंध नहीं रह गया। इसके बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और मारपीट आम बात हो गई। यशपाल के बच्चे और बहू उसे समझा समझा कर थक गए, लेकिन न उसका संदेह दूर हुआ और न लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। उसे पत्नी से ऐसी नफरत हो गई कि वह पत्नी से लड़ने और उसे मारने पीटने के बहाने खोजने लगा। यशपाल की जब भी पत्नी से लड़ाई होती उसे पीटते हुए उसका गला पकड़कर कहता, तू सच सच बता, तेरा दामाद के साथ क्या चल रहा है? तुझे बेटे की उम्र के दामाद से संबंध बनाते शर्म नहीं आती? पति के इस झूठे आरोप से सरिता का खून खौल उठता। जवाब में वह कहती, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे और मेरे बच्चों को देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वे जवान हो गए हैं। उनके बच्चे हो गए हैं, उन्हें मैं गोद में लेकर खिलाती हूँ। मेरी यह उम्र इश्क करने की है। अगर इश्क ही करना होगा तो दामाद से ही करूँगी। अपनी ही बेटी के सुखी संसार में आग लगाऊंगी। तुम्हें तो लाज शर्म रह नहीं गई है। मुझे भी इन बच्चों के सामने बेशर्म बना दिया है। इस हालत में तो मेरी मौत हो जाए, यही मेरे लिए अच्छा है। पत्नी की इन बातों का यशपाल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके दिमाग में संदेह का जो कीड़ा पैदा हो गया था, अब वह शांति से बैठ नहीं रहा था। आखिर एक दिन वह भी आ गया जब उसके संदेह के उस कीड़े ने जहरीला नाग बनकर सरिता को इस तरह डसा कि वह हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर संसार से विदा हो गई। यह 9 अक्टूबर 2023 की बात थी। वह दिन भी रोज की ही तरह शुरू हुआ था। राजेश और उमेश खा पीकर अपनी अपनी नौकरी पर चले गए थे। घर में सिर्फ राजेश की पत्नी सुनीता और दोनों बच्चे ही रह गए थे। घर आते ही यशपाल किसी बात को लेकर सरिता से उलझ पड़ा। बहू सुनीता ने झगड़ा शांत करने की कोशिश की, लेकिन यशपाल चुप नहीं हुआ। धीरे धीरे यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सरिता ने एक बार फिर कहा कि अगर मौत ही आ जाती
तो इस झंझट से छुटकारा मिल जाता। इतना कहकर झगड़ा खत्म करने की गरज से वह बाहर जाकर बर्तन साफ करने लगी। तभी यशपाल ने कहा, तू मरना चाहती है ना, तो मैं तुझे मार ही देता हूँ। यह कहकर यशपाल घर के अंदर गया और कोने में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही सुनीता ने जब यशपाल के हाथों में कुल्हाड़ी देखी तो बुरी तरह डर गई। किसी अनहोनी की आशंका से वह अपने पति राजेश को फोन करने लगी। वह पति को ससुर के तेवर के बारे में बता ही रही थी कि यशपाल ने उसके पास आकर कहा, तू बच्चों को लेकर अंदर कमरे में जा। ससुर के गुस्से को सुनीता जानती थी, इसलिए उसकी बातों का विरोध किए बगैर वह बच्चों को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही यशपाल ने बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद वह सीधे पत्नी के पास पहुंचा। सरिता बर्तन साफ कर रही थी। यशपाल ने उसके पास आकर कहा, जब देखो तब तुम मरने की बात करती रहती हो ना, चलो आज तुम्हारी यह तमन्ना मैं पूरी कर देता हूँ। सरिता कुछ कह पाती उसके पहले ही यशपाल ने कुल्हाड़ी से सरिता के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सरिता जोर से चीखी और सिर पकड़कर जमीन पर लौट गई। इसके बाद यशपाल उसे घसीटकर कमरे में ले आया और मानवता की सारी हदें पार करके बेरहमी से उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। इसके बाद सरिता का कटा सिर और कुल्हाड़ी लेकर वह तालाब में फेंकने जा रहा था। तभी लोग उसके पीछे लग गए और आगे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो उसने उसे रोक लिया। तब तक सूचना पाकर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। पूरी कहानी सामने आ गई तो संजय ने यशपाल के खिलाफ अपराध संख्या 350/2023 पर पदाम्बी की धारा 302, 201, 342 और मुंबई पुलिस एक्ट 37(135) के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर एस सिंधे को सौंप दी। एस सिंधे ने यशपाल की दिमागी जांच मनोचिकित्सक से कराई कि उसका कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है। डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया तो उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री टी.एन. चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में पूना की यरवदा जेल भेज दिया गया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।